हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं रंजीत प्रजापति और आपका मेरे यूट्यूब चैनल शिक्षण बाई आरपी में हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज हमारा टॉपिक है अधिगम के सिद्धांत पार्ट 2। यदि आपने पार्ट 1 नहीं देखा है इसका तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से जाकर के आप लोग देख सकते हैं। हमने पार्ट 1 में व्यवहारवादी सिद्धांतों के बारे में बताया है और आज हमारा रहेगा टॉपिक संज्ञानवादी सिद्धांतों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक संज्ञानवादी सिद्धांतों के बारे में। संज्ञानवादी सिद्धांत अर्थात संज्ञान मीन्स समझ, अर्थात मनुष्य अपनी समझ और विवेक और शक्ति का कितना प्रयोग करता है उसे ही संज्ञान कहते हैं। इसे गेस्टाल्ट के नाम से भी जानते हैं। अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, जिसे सूझ का सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं, इसके प्रवर्तक कोहलर व वर्दीमर हैं। 1911 में वर्दीमर ने सूझ का सिद्धांत दिया, फिर उसको और वेरीफाई करके 1916 में कोहलर ने दिया, जो कि जर्मन के निवासी थे और इन्होंने सुल्तान नामक के वन मानुस पर प्रयोग किया। और 1920 ईस्वी में कोपका की पुस्तक थ्योरी ऑफ गेस्टाल्ट से सूझ की प्रसिद्धि, जो अंतर्दृष्टि का सिद्धांत है, इसको प्रसिद्धि मिली। आगे हम देखते हैं कि इन्होंने कैसे प्रयोग किया है। कोहलर ने एक सुल्तान नामक वन मानुस को लिया और उसे एक सेल में बंद कर दिया और उसके साथ उसे भूखा रख करके एक बॉक्स भी छोड़ दिया और ऊपर से कुछ केले लटका दिए। अब वन मानुस उछल कूद करता रहा, प्रयास करता रहा केले को खाने के लिए। अंत में उसे कुछ बार प्रयास करने के बाद उसे एक सूझ ऐसी उत्पत्ति हुई कि वह बॉक्स पे चढ़ करके केले को खा लिया। इस प्रयोग के 4 चरण हैं, जिसमें पहले प्रयोग में वह बॉक्स पे चढ़कर एक बॉक्स पे चढ़ करके केले खा लिया, और दूसरे चरण में क्या करते हैं कोहलर जी कि 2 बॉक्स देते हैं और केले को और ऊपर कर देते हैं। तो वह सुल्तान वन मानुस उछल कूद प्रयास करता रहा और अंत में फिर उसे एक ऐसी सूझ आई कि उसने बॉक्स के ऊपर बॉक्स रख कर फिर से केले को खा लिया और उसने अपनी भूख मिटाई। फिर तीसरे चरण में क्या करते हैं कि उसे अंदर रख करके और बाहर सेल के बाहर जो है केले रख देते हैं और अंदर एक छड़ी छोड़ देते हैं। तो फिर वह हाथ से ट्राई किया तो नहीं पा रहा था। फिर वह बहुत कोशिश किया लेकिन नहीं पा रहा था, वह केले नहीं खा पा रहा था। बार बार प्रयास करने के बाद फिर उसे एक ऐसी सूझ उत्पन्न हुई कि उसने छड़ी से केले को फंसा करके खींच करके अपनी भूख को मिटा। चौथे चरण में क्या करते हैं कि उन्होंने 2 छड़ी दिया और केले को थोड़ा सा और दूर बाहर सेल के बाहर खिसका करके लगा दिया। अब चौथे चरण में क्या हुआ कि वह भी फिर भी प्रयास करता रहा। बहुत ही हाथ से ट्राई किया, एक छड़ी से ट्राई किया, लेकिन वो नहीं पा रहा था। फिर अंत में उसे एक ऐसी सूझ फिर से आई कि वह दोनों डंडी को जोड़ करके छड़ी को और उसके बाद केले को खा लिया। इस प्रयोग से गेस्टाल्टवादियों ने स्पष्ट किया कि कोई भी व्यक्ति अधिगम हेतु प्रयास एवं त्रुटि नहीं करता है, बल्कि मानसिक शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिगम करता है। यह सिद्धांत पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण के सूत्र को जन्म देता है। इसका प्रभाव क्या पड़ता है? इससे बालकों की वृद्धि व कल्पना शक्ति का विकास होता है। ऑब्वियसली सी बात है कि यदि कोई अपनी मानसिक शक्ति का प्रयोग करेगा तो उसकी वृद्धि व कल्पना शक्ति का विकास होगा तथा स्वयं खोज करके ज्ञान अर्जन करने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह सिद्धांत क्या करता है कि स्वयं को खोज करने के लिए, अपने अंदर खुद से ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करता है और भिन्न भिन्न कार्यों के लिए उपयोगी होता है। दूसरा सिद्धांत है प्रेक्षणात्मक अधिगम का सिद्धांत। इसके प्रवर्तक जो है बंडूरा जी हैं और इन्होंने प्रयोग एक बोबो डाल पर किया है। इस सिद्धांत को
अवलोकन का सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं, अनुकरण के सिद्धांत के भी नाम से जानते हैं और निर्देशन के सिद्धांत के भी नाम से भी जानते हैं और सामाजिक अधिगम का सिद्धांत से भी जानते हैं। आगे देखते हैं हम लोग कि इन्होंने इनका प्रयोग क्या था। इस सिद्धांत में बंडूरा जी ने एक बोबो डाल लिया और उसे एक बालक पर प्रयोग किया। उसे 5 मिनट के लिए एक मूवी दिखाई जो कि सामाजिक पर आधारित थी, तो बच्चा सामाजिक व्यवहार कर रहा था। फिर दूसरी मूवी दिखाई जो कि प्रेम पर आधारित थी, तो वह बोबो डॉल से प्रेम कर रहा था। और तीसरी मूवी हिंसात्मक आधार पर दिखाई गई, तो वो बोबो डॉल की गर्दन ही तोड़ देता है। अतः यह निष्कर्ष निकलता है कि बच्चे को यह नहीं समझ होता है कि क्या सीखना चाहिए, क्या नहीं सीखना चाहिए। उनसे हमेशा आदर्श का व्यवहार ही करना चाहिए। अतः बंडूरा का मानना है कि व्यक्तित्व के विकास में सामाजिक, संज्ञानात्मक एवं प्रेक्षणात्मक कारक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। इनका प्रभाव क्या पड़ता है हमारे जीवन पे, इनको देखते हैं कि सामाजिक व्यवहारों का प्रेक्षण करना व्यक्तिगत विकास को बढ़ावा देता है और दूसरी की भावनाओं को परखना होता है। इसमें सोशल लर्निंग कितने प्रकार से हो सकते हैं, देखिए जैसा कि लिखा है बिहेवियर उसका किस तरीके से होता है। सोशल लर्निंग एक इन्वायरमेंटल फैक्टर होता है और एक पर्सनल फैक्टर होता है और एक बिहेवियर होता है जो कि उसके सोशल लर्निंग को जन्म देता है कि वह किस प्रकार का बच्चा बनेगा या किस प्रकार से उसका निर्माण होगा। आगे हम देखते हैं अधिगम सोपानकी का सिद्धांत। इस सिद्धांत को रॉबर्ट गैने ने दिया था और इस सिद्धांत को 8 प्रकार से विभाजित किया गया है, जो कि है पहला संकेत अधिगम, उद्दीपक अनुक्रिया, फिर है गत्यात्मक श्रृंखलन, फिर है शाब्दिक श्रृंखलन, फिर है अपवर्त विभेदन, फिर है संप्रत्यय विभेदन, फिर है अधिनियम अधिगम और लास्ट में है समस्या समाधान। दोस्तों यह बहुत ही इम्पोर्टेंट सिद्धांत है, इसे कृपया 8 प्रकार से जो विभाजित है इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये हमेशा पूछे जाते हैं, इनके ऑर्डर क्रम पूछे जाते हैं। आइए हम एक एक ऑर्डर पर एक एक प्रकार से जो विभाजित है उस पर हम चर्चा करते हैं। पहला है संकेत अधिगम। संकेत अधिगम ऐसा अधिगम है जो कि पावलोव द्वारा शास्त्रीय अनुबंधन पर आधारित है। यदि आपने पावलोव द्वारा शास्त्रीय अनुबंधन नहीं जानते हैं तो हमारी पिछली वीडियो को जा करके देखें, जो कि अधिगम के सिद्धांत पार्ट 1 से है। इसमें क्या होता है कि जब स्वाभाविक उद्दीपक के साथ अस्वाभाविक उद्दीपन बार बार एक साथ प्रस्तुत किया जाता है तो स्वाभाविक उद्दीपक के स्थान पर अस्वाभाविक उद्दीपक ही स्वाभाविक प्रतिक्रिया कराने में सक्षम हो जाते हैं। ये हमने पहले ही पावलोव का सिद्धांत बता चुके हैं। यदि स्वाभाविक क्या होता है, अस्वाभाविक क्या होता है, यदि आपको जानना है तो हमारी पिछली वीडियो को देख सकते हैं, जो कि बच्चा घंटी बजाने पर ही लार गिराने लगता था। पहले तो उसको भोजन देने पर लार टपकाता था, लेकिन जब वो बार बार क्रिया होने लगी तो घंटी बजाने पर ही लार गिराने लगता था। आगे देखते हैं तो इस प्रकार से संकेत अधिगम वो होता है कि छोटे बालकों को अक्षर ज्ञान कराने में संकेत का प्रयोग करते हैं। जैसे क से कबूतर है तो उसका चित्र दिखाकर अक्षर की पहचान कराया जाता है, तो उसे अक्षर का पहचान करा के दिखाया जा सकता है ताकि उसके दिमाग में फिट बैठ जाए चित्र देख करके। और छोटे यह बालकों के लिए यह अधिगम बहुत ही लाभप्रद है। आगे देखते हैं दूसरी है उद्दीपक अनुक्रिया। थार्नडाइक के प्रयास एवं त्रुटि पर स्किनर के क्रिया प्रसूत पर यह आधारित है और यह विशिष्ट उद्दीपक के प्रति उनकी अनुक्रिया होती है। जैसे कुत्ते के गले में बंधे पट्टे तथा विशिष्ट झटकों से अनुक्रियाएं करने लगता है, इसके लिए उसे पुरस्कार व प्रशंसा मिलती है। फिर बाद में जंजीर हटा दिया जाता है या जो पट्टा बंधा होता है हटा दिया जाता है, तो फिर भी वह अपने मालिक के आदेशानुसार कार्य करता है। उसी प्रकार वह सही अनुक्रिया एवं नवीन व्यवहार सीखने से उसको पुनर्बलन मिलता है।
बालकों को शाब्दिक दक्षताएं इससे सिखाई जा सकती हैं कि बार बार उसको प्रयास करके बताने पर भी वो अच्छी तरीके से शाब्दिक दक्षताएं सीख सकता है बालक। आगे देखते हैं गत्यात्मक श्रृंखलन मतलब श्रृंखला अधिगम क्या होता है। इस प्रकार में दो या अधिक उद्दीपन अनुक्रिया को जोड़ दिया जाता है। जैसे एक दरवाज़ा खोलने की क्रिया में एक एक स्टेप बताया जाता है कि उसकी श्रृंखला, उसकी चेन कैसे बनी हुई है, उसकी चेन कैसे, जैसे उसको खोलना होता है कि हाँ दरवाज़ा खोलना है, चाबी लेना है, उसको ताले में लगाना है, उसके बाद उसको घुमाना है, उसके बाद ताला खुल जाता है और उसके बाद दरवाजे को हम धक्का देते हैं। तो क्या है ये? श्रृंखला अधिगम है ये, जिसे गत्यात्मक श्रृंखलन भी कहते हैं। फिर आगे देखते हैं हम लोग शाब्दिक श्रृंखलन। वो क्या होता है? जब बालक गेंद पहचान कर गेंद के साथ उसे लाल गेंद कहें, यदि हम उसको देते हैं लाल गेंद तो वह जोड़ कर बताए कि यह गेंद नहीं लाल गेंद है, तब वह कह देता है। इस श्रृंखला को, लंबी श्रृंखलाओं को छोटी छोटी इकाइयों में तोड़ करके जब वो बच्चा सीखता है उसे शाब्दिक श्रृंखलन कहते हैं या शाब्दिक साहचर्य के भी नाम से भी जानते हैं। कि जब बच्चा उसको जोड़ करके बताने लग जाए कि यह छड़ी है तो कैसी छड़ी है? लंबी छड़ी है। यह बॉल है तो कैसा बॉल है? रेड बॉल है। आगे देखते हैं हम अपवर्त विभेदन, जिसे विभेदी अधिगम भी कहते हैं। यह वर्बल व नॉन वर्बल दोनों होता है। श्रृंखला की यह पूर्व आवश्यकता पर आधारित है। जैसे कि एक तरफ नमक तथा दूसरी तरफ नौसादर हम देखने में तो हमें समान लगता है, पर उनके गुणों में विभिन्नता होती है। इसके लिए जो बोध स्तर होता है वह इनमें विभेद करता है कि हाँ नौसादर कौन सा होता है और नमक क्या होता है, उसका स्वाद कैसा होता है, इसका स्वाद कैसा होता है, उनके गुणों में अंतर बताता है। इससे बच्चे क्या सीखते हैं कि जैसे प्रसाद और प्रसाद में क्या अंतर होता है उसे समझ सकते हैं। आगे हम देखते हैं संप्रत्यय विभेदन या प्रत्यय अधिगम। इसमें पूर्व अधिगम मतलब इसमें भी पहले से थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। जैसे बालक किन्हीं पदार्थों की अनुभूति करता है, फिर उनके गुणों का विश्लेषण करता है, फिर उनके सामान्य गुणों को पहचानता है, फिर इसी के आधार पर वह अन्य पदार्थों से विभेदीकरण करता है या वर्गीकरण करता है। जैसे सभी चमकने वाली वस्तु धातु नहीं होती हैं। धातु में क्या क्या गुण होते हैं? जैसे उसके अंदर तन्यता होती है, कठोरता होती है, सुचालकता होती है, धातुवर्धनीयता होती है, आदि गुण होते हैं। तो बालक उनका विश्लेषण करके तब उनको पहचानता है। और इसके लिए क्या चाहिए? उसको पहले से अधिगम कुछ न कुछ धातु के बारे में होनी चाहिए। सातवां हम देखते हैं अधिनियम अधिगम मतलब अधिनियम सिद्धांत क्या है। जैसे क्षेत्रफल व दाब को समझने के बाद विद्यार्थी उनके नियम को व्यक्त करता है कि क्षेत्रफल अधिक होने पर दाब कम होता है तथा क्षेत्रफल कम होने पर दाब अधिक लगता है। यह इसके अधिनियम सिद्धांत के अंतर्गत आता है कि बालक कैसे समझता है। आगे हम लास्ट देखते हैं समस्या समाधान। समस्या समाधान क्या होता है? केवल अधिनियम का ही प्रयोग न कर बल्कि बालक अपनी मौलिकता, अपनी दिमाग, अपनी शक्ति का, सृजनात्मकता का प्रयोग करके समस्या समाधान करता है और यह चिंतन स्तर का शिक्षण के लिए उपयोगी है। अतः यह हम कह सकते हैं कि बालक केवल अधिनियम का ही प्रयोग न करके बल्कि अपनी बुद्धि और विवेक का भी प्रयोग करके समस्या का समाधान करता है। अतः अधिगम की व्याख्या उपर्युक्त परिस्थितियों के माध्यम से की जा सकती है। इन 8 प्रकार से जो विभाजित हैं इनसे अधिगम की व्याख्या हो सकती है कि बालक कैसे सीखता है, जो परस्पर एक दूसरे से श्रृंखलाबद्ध है और एक दूसरे के लिए पूर्ण आवश्यक है। आगे हमारा सिद्धांत है अव्यक्त अधिगम का सिद्धांत, जिसे हम चिन्ह आकार का सिद्धांत भी कहते हैं, प्रतीक अधिगम का सिद्धांत कहते हैं और संज्ञानात्मक सिद्धांत कहते हैं, और जिसे संप्रयोजन व्यवहारवाद का सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। इसके प्रवर्तक कौन है?
एडवर्ड टालमैन, और इन्होंने प्रयोग किस पर किया है? चूहे पर किया है। यह ऐसा सिद्धांत है जिसका प्रभाव तुरंत नहीं दिखता है और सीखने के बाद के व्यवहार में भी इसका प्रभाव स्पष्टता नहीं दिखता है। जैसे कि कोई मानचित्र हम जब बनाते हैं तो इसका बाद में भी नहीं दिखता है, बस बच्चा सीखे रहता है, जब जहाँ उसका उपयोग होता है वो उसका उपयोग करता है। जैसे कि मानचित्र जब हम बनाते हैं तो अपने दिमाग का ही यूज़ करते हैं कि हाँ उसको हम कैसे बनाएं, किस तरीके से हम उसमें शेडिंग करें, ये उसके ऊपर निर्भर करता है, ये उसके व्यवहार में नहीं दिखता है। आगे हम देखते हैं प्रतिस्थापन का सिद्धांत, जिसे स्थानापन्न व समीपता के सिद्धांत के भी नाम से जानते हैं, और इसके प्रवर्तक कौन है? एडविन गुथरी हैं। और इसका प्रभाव हमारे जीवन में क्या पड़ता है कि शिक्षक को उत्तेजना व अनुक्रिया के मध्य साहचर्य स्थापित कर अधिगम को और अधिक प्रभावशाली बनाना है। जैसा कि प्रतिस्थापन नाम से ही स्पष्ट होता है कि एक के स्थान पर दूसरा प्रयोग हो, अर्थात कि वह किस तरीके से शिक्षक उसको उत्तेजना व अनुक्रिया के मध्य अपने साहचर्य या सामंजस्य को कैसे स्थापित करे कि शिक्षण जो प्रणाली है उसको और अधिक अच्छे से प्रभावशाली या उपयुक्तदार बनाया जा सके, जिससे बच्चे अच्छे से सीख सकें और अपने व्यवहार में उसको ला सकें। आगे हमारा है अन्वेषण का सिद्धांत, जिसे खोज का सिद्धांत भी कहते हैं। इस विधि को दिया है जेरोम एस ब्रूनर ने। इस विधि में बच्चे को कम से कम बताकर उन्हें स्वयं अधिक से अधिक खोज कर सत्य को पहचानने पर बल दिया जाता है। जैसे अन्वेषण का मतलब ही होता है खोज, तो खोज वह व्यक्ति खोज करेगा तो उसे स्वयं को अपना ज्ञान की वृद्धि स्वयं से करेगा और अपनी चीज़ों को, अपने दिमाग को और विकसित करेगा। इसका उद्देश्य क्या होता है कि वैज्ञानिक मानसिकता का इसका विकास होता है, उसके मानसिक रूप से उसका अच्छे तरीके से जब वह स्वयं पढ़ेगा, स्वयं खोजेगा, स्वयं उस चीज़ का अध्ययन करेगा तो उसका मानसिक विकास होगा। सत्य तथा तथ्यों की खोज करने के मौके देता है। इस सिद्धांत से बच्चों में जिज्ञासा पैदा होती है कि हाँ हम इस कार्य को कैसे करें। उनके अंदर धैर्य गुणों का विकास होता है कि हाँ हमको इस को खोज करने में कितना टाइम लगाना है कि नहीं लगाना है, कितना लगाना है, इससे उनका विकास होता है। इसका प्रभाव क्या पड़ता है कि अधिगम के प्रति बच्चा और भी सक्रिय होता है, उसके अंतर्गत उसमें इंटरेस्ट लेता है, रुझान पैदा होता है और विषय वस्तु को क्रमबद्धता के साथ प्रस्तुत किया जाता है। आगे हम देखते हैं अपना सिद्धांत शाब्दिक अधिगम का सिद्धांत, जो कि हमारा लास्ट अधिगम सिद्धांत है। इसका नाम प्राप्त अधिगम का सिद्धांत भी कहते हैं। इसको प्रवर्तक कौन है? आशुबेल है। हाँ, हम आपको बता दें कि अन्वेषण विधि को ह्यूरिस्टिक विधि भी कहते हैं, जिसे खोज विधि कहते हैं, और इसके प्रवर्तक जेरोम एस ब्रूनर हैं। शाब्दिक अधिगम सिद्धांत के प्रवर्तक आशुबेल हैं, और यह इसका प्रभाव क्या है? महाविद्यालय स्तर पर यह उपयोगी है। इसमें शब्दों, ध्वनियों, चित्रों का प्रयोग करके दूसरों के साथ संवाद करने के लिए कौशल प्राप्त किया जाता है, जो कि महाविद्यालय स्तर पर होता है कि इसमें शब्दों, ध्वनियों, चित्रों के साथ उसका सामंजस्य करके हम कैसे संवाद करते हैं कि दूसरों से बातचीत करते, कैसे भाषण देते हैं, उसके लिए कौशल प्राप्त होता है। यदि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।